हम लोग बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही? उन्होंने बताया क्या? उन्होंने कहा कोई धारावाही चालक तार है तो उसके अल्पांश के कारण उसके निकट कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। और उन्होंने कहा dB = μ0/4 IDL sin थीटा अपान r², इसी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? μ0 अपान, क्या कर रहे हो तुम? अब जब भी मांगना हो क्लास से पहले या क्लास के बाद, एक तो ऐसे ही लेट आए हो, क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए और डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक, क्या बता रहे थे आप लोगों को बेटा? हाँ, μ0/4 क्या था? कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? आई क्या था? उस चालक तार में प्रवाहित धारा। dl क्या था? अल्पांश की लंबाई। बात समझ में आ रही है? जो अल्पांश लेते उसकी लंबाई। एक चीज याद रखना बेटा, जो हम लोग अल्पांश लिए हैं यहाँ पर, ये मान लो ये लिए हैं, इसकी लंबाई को हम लोग dl बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? असल में अगर कोई कह रहा है धारा अवयव, क्या बोल रहा है? धारा अवयव, तो इसका मतलब आपको समझना है कि उस अल्पांश में प्रवाहित धारा, बात समझ में आ रही है, और उस अल्पांश की लंबाई का सदिश वेक्टर डी। धारा अवयव का मतलब ये हुआ बेटा। बात समझ में आ रही है? उसमें प्रवाहित धारा और उस अल्पांश की लंबाई का सदिश, इन दोनों के गुणनफल को हम लोग धारा अवयव बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और उसकी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? dl। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, चलो तो dl समझ में आ गया। फिर क्या था? आइडियल साइन थीटा। थीटा क्या था? वेक्टर r यानी स्थिति सदिश उस बिंदु का, और वेक्टर dl इन दोनों के बीच के कोण की ज्यादा, और बटे r क्या था? अल्पांश से बिंदु तक के बीच की दूरी। यानी सारी चीज आप जान गए। बात समझ में आ रही है? चलो इस पर हम लोग COT कर लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पहले में हम लोग लिखेंगे बेटा कि धारावाही चालक के अनुदिश या फिर ऐसे लिख सकते हो, धारावाही चालक की दिशा में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि dV, शॉर्ट में लिख दें, है ना, 0 होता है। मैं कह रहा हूँ उसको समझना। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कोई धारावाही चालक तार है, बात समझ में आ रही? उसकी दिशा में कोई बिंदु स्थित है, और अगर उस पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो dV, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इसको हम लोग देख लेते हैं बायो सेवर्ट के नियम से। कैसे समझना बेटा? सपोज करना कि हमारे पास कोई यहाँ पर एक चालक तार है ऐसे, ठीक है, और इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है आई। अब इसी के अनुदिश यानी इसी की दिशा में कोई दो बिंदु ले लो स्थित। जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, ए भी नहीं लेना बेटा, बी से होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कुछ और बिंदु मान लो, मान लेना पी, क्या है, और यहाँ पर मान लेना क्यू। दो बिंदु हो गया, एक हो गया पी और एक हो गया क्यू। उसी के अनुदिश है तो है, उसी की दिशा में तो है ना, दो बिंदु स्थित है। इन दोनों पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू, ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम से सबसे पहले बिंदु पी पर, किस पर ज्ञात कर रहे हो? बिंदु पी पर। बिंदु पी के लिए देखना बेटा, dV = इसमें प्रवाहित धारा μ0/4, इसमें प्रवाहित धारा I, अल्पांश जो भी वन कहेगा ले लोगे, कहीं भी लोगे, उसकी लंबाई dl साइन थीटा। मेन यही है, यहीं से पता चल जाता है 0 होगा। थीटा क्या होता है?
अल्पांश है ना, और स्थिति सदिश के बीच का कोण। तो यहाँ पर कोई भी अल्पांश लोगे बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की होगी तो होगी। वेक्टर डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। और स्थिति सदिश की क्या होगी, उस अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाला सदिश। बात समझ में आ रही है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर आप एक अल्पांश ले लिए, ये बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपके अल्पांश का सदिश, और इसी अल्पांश से उस बिंदु तक की सदिश खींचोगे तो ये मिलेगा आपको, ये होगा वेक्टर आर। अब आप देख पा रहे हो वेक्टर आर और वेक्टर डीएल एक ही दिशा में रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं समझाऊं बढ़िया से, बताइए, बढ़िया समझना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या किए हो आप, अल्पांश मान ले हो, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, धारा प्रवाह की दिशा में, यानी उधर की ओर ही तो है, ऐसे। ये अल्पांश डीएल की डायरेक्शन होगी। अब इस अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाला सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर आर, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचोगे, ये वेक्टर आर होगा। तो आप देख पा रहे हो डीएल और वेक्टर आर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में ना, तो उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 0, बस अपान जो भी दूरी होगी आर स्क्वायर, और साइन 0 की वैल्यू 0 से गुणा कराओगे तो डी बी इज इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे हियर, यहाँ थीटा बराबर था 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये चीज था। अच्छा आप क्यू पर देख लेते हैं बेटा। अरे हाँ ध्यान देना, क्यू पर इसके लिए यही फार्मूला लगाएंगे, डी बी इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा 0। समझना कैसे, कोण केवल देखिए आप, तो वेक्टर डीएल उधर की दिशा में रहेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, धारा प्रवाह की दिशा में होगी। बात समझ में आ रही है। तो डीएल की डायरेक्शन उधर, और अल्पांश से बिंदु क्यू को मिलाने वाले सदिश की डायरेक्शन इधर। बात समझ में आ रही है। विपरीत दिशा में होगी नहीं होगी, विपरीत दिशा में होने का मतलब डीएल इधर है और वेक्टर आर इधर है, इन दोनों के बीच का कोण 1 है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए साइन 180 का मतलब पाई, साइन पाई की वैल्यू मैंने आपको समझाया है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 1000 पाई, सबकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये बात भी समझ में आ गई। तो जो लैंग्वेज लिखा गया है बेटा, उसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। यानी कि चालक तार के अनुदिश या चालक तार की दिशा में ही कोई भी बिंदु स्थित है, बात समझ में आ रही है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 0 होगा। इसी चालक तार में कोई अल्पांश लोगे, उसके कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, 0 होगा। इस तरीके से बायो-सैवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना, बात क्लियर है। चलो अगला कॉन्सेप्ट आप फिर देखते हैं बेटा, और ये जो दूसरा वाला है इसको आप लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, ऑप्शनल, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक में या फिर बोर्ड पेपर में देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन, 1/√μ0ε0, इसका मात्रक कितना होगा, ऐसे दे देगा ऑप्शनल में, इसका मात्रक या फिर इसकी विमा, बात समझ में आ रही है, या फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉन्सेप्ट क्लियर। या फिर आपसे बताएगा अति लघुत्तरीय में पूछेगा, कैसे पूछेगा कि दिखाइए कि इतना जो है प्रकाश की चाल के तुल्य है, निर्वात में प्रकाश की चाल के तुल्य यानी उसके बराबर है, ये भी पूछता है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार आया था, बात समझ में आ रही है।
और ये लगभग लगभग आपको मिलता रहेगा, देखने को मिलता रहेगा। यानी कि इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मात्रक पूछता है तो मीटर पर सेकेंड, जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता है 3 × 10⁸, बीमा पूछता है तो LT-1, जो चाल का बीमा। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये पूरा इसके बराबर है, नहीं तो एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पता लगेगा आप कैलकुलेशन किए जा रहे हो, इसकी वैल्यू रख रहे हो, इसकी वैल्यू रख रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो, एक में भाग कर रहे हो, बड़ी नौटंकी होगी। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, लिखेंगे हम लोग रिलेशन between μ0 and ε0। बेटा μ0 क्या है? अच्छा, बताने के लिए तो कोई बात नहीं, रहने दो, आप बताना बेटा। और ε0 क्या कह रही हैं? बोलो, ε0 इतना भूल गए? निर्वात की वैद्युतशीलता, याद रखना, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है और ये निर्वात की चुंबकशीलता है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये चीज अभी कल ही तो पढ़ाया हूँ। ओके, तो एक चीज हम लोग जानते हैं बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं μ0/4π इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बनाना इसको फर्स्ट, अभी कल पढ़े हो, ठीक है ना। और 1/4π ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। रटा होगा ना ये चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। हमको चाहिए क्या, μ0 और ε0 में संबंध चाहिए। एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से भाग करवा दो, आसान हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से भाग करेंगे। LHS को भाग करेगा LHS, RHS को भाग करेगा RHS। देखिए, तो μ0/4π होल डिवाइडेड बाई 1/4π ε0 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 9 × 10⁹ मात्रक को भी भाग कराओ, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना। अच्छा, चलो लिख दे रहे हैं अभी। या फिर देखो बेटा, हम सभी जानते हैं Q इज इक्वल टू I × T। बात समझ में आ रही है? से Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। SI सिस्टम में कूलम ना। अच्छा, विद्युत धारा का SI सिस्टम में मात्रक एम्पियर, और टाइम का ये चीज। यदि जहां पे कूलम लिखा है वहां पे आप एम्पियर सेकंड लिख सकते हो, है ना। मूल मात्रक में बदल रहे हैं ताकि यहाँ पे देखो ये सब कट जाए, ठीक है। देखना, तो जहाँ पे कूलम स्क्वायर था वहाँ पे एम्पियर और सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं, तो लिख देंगे एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बताना बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ देखना 4π से 4π कटेगा, यहाँ एक बचेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? सबसे नीचे जो लिखा है ε0 का गुणा सबसे ऊपर होगा, करवा दे रहे हैं। तो ε0 का गुणा किस में होगा, μ0 में। तो μ0 ε0 और 1 का गुणा 1 में होगा बटे 1, यही तो बचा। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। इज इक्वल टू, हाँ बेटा, 1 से तो गुणा आप किसी भी चीज़ में करा सकते हो, क्लियर है बात। तो 1 रो को ऊपर 10⁻⁻7 को नीचे ले आना, तो 1/9 × 10⁻। आप सभी जानते हो कि अगर हम किसी संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाएंगे तो उससे घात का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस था, नीचे लाओगे +7। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, यूनिट देख लेते हैं। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और न्यूटन से
न्यूटन कटेगा, यहाँ 1 बचेगा। और कुछ नहीं ना, ऊपर देखना बेटा, 1 को 1 से भाग करोगे 1 बचेगा, बटे यहाँ पे मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही तो कुछ लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? ध्यान देना, 1 से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को भाग करोगे वही रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, इसको बेटा देखना हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻, 9 8 कितना होता है, 9 7 कितना होता है 16। हाँ, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। अरे ब्रैकेट हटाओगे, 3 का वर्ग 9 गुणे 10 की घात, घात की घातों का आपस में गुणा होगा, 8 दूनी 16, 9 × 10⁻16, वही तो लिखा है। अब ऐसा इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और मात्रक भी देखो मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक। ऐसे हम लोग लिखने वाले हैं, यहाँ पर देखना, इस पूरे को बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸। और एक चीज़, यहाँ पे मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर है, तो इसको भी इधर ले आओ, मीटर पर सेकंड, और पूरे का होल स्क्वायर ले। अब बताना बेटा, ब्रैकेट ऑफ करोगे, 3 का वर्ग होगा 9, ठीक है, 9 8 कितना लिखा है 16, यहाँ भी देखना 10⁸ है, घात की घात नहीं, घातों का आपस में गुणा होगा, 8 दूनी 16, और मीटर का भी स्क्वायर होगा और सेकंड का भी स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही चीज लिखा है ना? तुम कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, ध्यान देना बेटा, लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c का स्क्वायर। क्यों? चूँकि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बराबर है c, और c को हम लोग बोलते हैं बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कह सकते हो प्रकाश की अधिकतम चाल। बात समझ में आ रही है? तो प्रकाश की अधिकतम चाल c से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो जहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है वहाँ पे c लिख सकते हैं, तो यहाँ c लिखेंगे, और उसका क्या है स्क्वायर, तो 1/c², यही तो रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो, यहाँ बटे 1 है, ठीक है, c² का गुणा यहाँ करा दो, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का उधर भेज दो, ऐसे, तो c² इधर आ जाएगा, और 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे इधर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ओके, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो बेटा, तो इधर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, c बराबर 1 का वर्गमूल करो चाहे घनमूल करो एक ही रहेगा, और इसका वर्गमूल ये है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वर्गमूल लेने, ये रिलेशन होता है बेटा, ये, या फिर ध्यान देना, हम सभी जानते हैं √a को लिख सकते हैं a⁴1/2, ऐसा लिख सकते हो ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द होल पावर 1/2, और इसलिए c = म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द होल पावर 1/2 ऊपर लाओगे -1/2, तो इस तरीके से भी मिलता है बेटा, तो चाहे इस फॉर्म में मिल रहा है चाहे इस फॉर्म में मिल रहा है, आप जानते हो किसके बराबर है, प्रकाश की चाल के बराबर, तो वहाँ पे आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही रहता है
Q1/√μ0 की वैल्यू तुरंत बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। बीमा पूछता है तो चाल की बीमा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, चाल के बराबर है। चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी LT-1। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो चाहे मात्रा पूछेगा, चाहे आंकिक मान पूछेगा, चाहे आपसे कहता है कि इन दोनों में संबंध बताओ, बात समझ में आ रही है? या सिद्ध कीजिए कि ये जो 1/√μ0 प्रकाश की चाल के तुल्य होता है, तो ऐसे आप प्रूफ कर दोगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, अति लघुत्तरीय में पूछेगा अगर ऐसा आएगा, ठीक है। नहीं तो हाँ 2 नंबर में पूछ सकता है लघुत्तरीय में, बात समझ में आ रही है? नहीं तो ज़्यादातर चांस है 1 नंबर में, बहुविकल्पीय या फिर लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बताओ। अब एक चीज़ आपको ये समझना है कि आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी तो नया वाला आया नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में केवल चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, और दूसरा आपका आर्स्टेड का प्रयोग, बात समझ में आ रही है? और तीसरा आपका बायो-सेवर्ट का नियम, क्लियर? और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, यही इतना सिलेबस में है। बाकी जो कुछ इसमें पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें आप जानने के लिए पढ़ रहे हो, बात समझ में आ रही है? जो दिशा ज्ञात करने के लिए, एम्पियर का जो तैराक का नियम आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ें, बात समझ में आ रही है? ये सब आप जानने के लिए, ओके। तो आगे देखना, और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में भी क्या है, केवल एक ही अनुप्रयोग बचा है बेटा, क्या? कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बस एक का अनुप्रयोग बचा है, और इसमें 2 है। कुंडली रहेगी धारावाही, कुंडली का मतलब समझ रहे हो, लूप, जैसे जो आप लोग छल्ला पहन के रखते हो, हिंदी में कई बार छल्ला लिख के भी आ जाता है, लूप लिख के भी आ जाता है, बात समझ में आ रही है? कुंडली लिख के भी आता है। तो याद रहे, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी। तो 2 चीज़ बचा है इसमें, कुंडली के केंद्र पर और कुंडली के अक्ष पर। कोई पहन के आया बेटा लाना, जो विजिबल हो, बड़ा हो, इधर ला, ये देखना इस तरीके से होगा। हाँ सबसे अच्छा तो तुम्हारा ही था, लाओ लो बेटा, ऐसा नहीं है, ये इसी तरीके का आपके पास, आप तार लोगे, कोई बात समझ में आ रही है? और उस तार को मोड़ के ऐसे बना दोगे, तो एक सिरा तार का ये रहेगा, दूसरा सिरा ये रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कॉइल, यानी कि कुंडली, या फिर लूप, या फिर छल्ला, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसके केंद्र पर, केंद्र का मतलब यहाँ कहीं, ऐसे, ये बात समझ आ रही है? इसके सेंटर पे यानी यहाँ कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है बायो-सेवर्ट के नियम से। एक अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग, इस छल्ले के अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष का मतलब क्या हुआ, ये इसके केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा, बात समझ में आ रही है? ये छल्ले का क्या हुआ, अक्ष हो गया। तो इस अक्ष पर कोई एक बिंदु आपको सेलेक्ट करना होगा और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बस यही 2 अनुप्रयोग बचे हैं, बात समझ में आ रही है? यही हमको करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हो सकता है एक आध और करवाऊँ जानने के लिए, तो आप लोग हेडिंग बनाना बेटा। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, हेडिंग बनाना बेटा, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, बात समझ में आ रही? और इसमें आपके अनुप्रयोग क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे ऐसे लिखना, पहला धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
हम बोल सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू धारावाही का मतलब करंट कैरिंग कॉइल, ये धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, ये आप हेडिंग बनाइए। हो गया। अब इसमें देखो बेटा, हम लोग दो अनुप्रयोग करेंगे इसमें, पहला और दूसरा होगा। पहला अनुप्रयोग होगा कुंडली के केंद्र पर। कहाँ पर बेटा? केंद्र पर ज्ञात करेंगे। और दूसरा अनुप्रयोग होगा बेटा सेकंड, कुंडली के अक्ष पर, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर। बात समझ में आ रही है बेटा? याद रहे यही केवल आपके सिलेबस में है। ठीक है, यही दोनों। इसको बनाओ, फिर हम लोग एक एक करके स्टार्ट करें। चलो, अब हम लोग पहला देखते हैं बेटा। फर्स्ट, एट द सेंटर, मीन्स कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र, ये आप हेडिंग करिए। अब ध्यान दीजिए, हम एक कुंडली बनाते हैं बेटा। आप समझिए डेरिवेशन बड़ा ही आसान है, और दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे आसान डेरिवेशन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इसको इम्पोर्टेंट लिखेंगे, इसका डेरिवेशन आना चाहिए, बहुत आसान है। अभी देखना 4-5 लाइन में आ जाएगा। क्लियर? देखते हैं। तो हमारे पास होना क्या चाहिए? कुंडली होनी चाहिए, कॉइल होना चाहिए ना, उसी के कारण तो ज्ञात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक कुंडली ले रहे हैं, ये बेटा। चलो ठीक है, ऐसे ले लो। करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए बस ये आपका क्या हो गया बेटा? कुंडली हो गया। बात समझ में आ रही? ओके। अब इसमें धारा प्रवाहित करना है। धारा प्रवाहित के लिए कोई विद्युत स्रोत जोड़ेंगे ना। अब क्या लिख रहे हैं बेटा? तो अब इधर देखो, हेडिंग वेडिंग बाद में डालना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कोई विद्युत स्रोत जोड़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक सेल ले लेते हैं या फिर बैटरी, कोई भी चीज़ ऐसे जोड़ देंगे। ये इधर जोड़ दिए और ये। बात समझ में आ रही बेटा? अब आप सब जानते हो ये तो प्लस है और ये, इसका मतलब है बाह्य परिपथ में प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होगी, यही ना। तो करंट की डायरेक्शन आप बता सकते हो आराम से, ये इधर से ऐसे प्रवाहित होगी। ये बात समझ में आ रही? और आप स्वतंत्र हो, सेल कैसे भी जोड़ो, चाहे वामावर्त धारा प्रवाहित हो चाहे दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जरूरी है कि वो धारावाही होना चाहिए, यानी उसमें धारा प्रवाहित हो। ठीक है ना?
अच्छा, धारा प्रवाह की दिशा से क्या बदल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बदलेगी, बस। बात समझ में आ रही? अब इस कुंडली के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो केंद्र हम लोग बता दे रहे हैं कि यहाँ पर ये है इसका केंद्र ओ। क्या है बेटा? केंद्र। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? अब ऐसे तो बायो सेवर्ट ने हमको बताया नहीं कि पूरे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दें, नहीं बताया ना। उन्होंने क्या कहा? आप पहले धारावाही चालक तार को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा हुआ कल्पना करो। मान लो ये धारावाही चालक तार क्या है? छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और उसमें से किसी एक अल्पांश के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो। और ज्ञात करने के बाद करना क्या है? सबको, ऐसे जितने भी अल्पांश हैं सबके कारण उतना आएगा, सबको क्या करेंगे? हम जोड़ते चलेंगे। सबके कारण क्या करेंगे? जोड़ते चलेंगे और मिल जाएगा हमको। जोड़ने का मतलब समाकलन कर देना, ठीक है ना? इस प्रकार तो कोई एक यहाँ पर आप धारा अवयव सेलेक्ट करो या अल्पांश सेलेक्ट करो। चलो यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, समझना ये ऐसे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे अल्पांशों में बटा होगा, इधर भी होगा ऐसे। सपोज करना ये दूसरा अल्पांश, ऐसे इधर भी होगा एक। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई अल्पांशों में ये बटा हुआ है, ऐसा हम मान लें। ये ऐसे हम पूरे चालक तार को, है ना, छोटे छोटे अल्पांशों में कल्पना कर सकते हैं कि बटा हुआ है। कोई एक अल्पांश सेलेक्ट कर लेते हैं ये, और हम बता दे रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है बेटा वो dl है। कितना है? यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली बेटा? धारा प्रवाह की दिशा में। धारा प्रवाह की, ये याद रखना है आपको। तो धारा प्रवाह ऐसे ही हो रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर बनाना चाहो तो यहाँ पर बना भी सकते हो, ऐसे क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस अल्पांश के कारण इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे। अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बातचीत नहीं बेटा, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोलना। अब आप जानते हो छोटे से अल्पांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो बहुत कम तीव्रता होगी, उसको हम लोग dv मान ले रहे हैं। हाँ, लिख देंगे dv। और dv बराबर, ये कैसे निकालो ये dv? बायो सेवर्ट के नियम से। उन्होंने क्या कहा? किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। कहाँ से बेटा? तो आप बताओगे बायो सेवर्ट के नियम से मैंने ये लिखा बेटा। ऐसे याद करेंगे, सबकी वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख देंगे इंटू आई। इस धारा, ये जो धारावाही कुंडली है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही? मान ले रहे हैं कि आई धारा प्रवाहित हो रही। कितनी धारा बेटा? आई धारा प्रवाहित हो रही। तो धारा की जगह पर कितना लिखेंगे? आई। और अल्पांश की लंबाई dl, ओके। और साइन बेटा, थीटा क्या होता है आप बताना? थीटा बताओ। कोण क्या होता है? किसके बीच का कोण होता है? उसी दोनों के बीच का, है ना? कुछ पगलाई है, बताओ, आप बताना। लवलेस बताओ। बिल्कुल सही,
स्थिति सदिश। बात समझ में आ रही है? याद रहे अल्पांश हो गया और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा, किस बिंदु को? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, उनके बीच का कोण होता है। आपको आसानी के लिए अगर बताऊं तो ऐसे कुछ, यहाँ पर आप अल्पांश लिए थे dl, बात समझ में आ रही है? बायो-सावर्ट के नियम में ये, और यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु था जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी। आपने किया क्या था? इस अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा r लिया था। तो अल्पांश और इनके बीच का जो कोण था ये होता था थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बनाइए, यहाँ पर भी हम लोग बना देंगे। ये अल्पांश है और ये बिंदु O है जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच का कोण चाहिए होगा आपको, अल्पांश ये और r ये। आप बताना बेटा, ये इस जो वृत्तीय लूप है, बात समझ में आ रही है? वृत्तीय धारावाही कुंडली है। एक चीज याद रखना, यहाँ पर आपको ये भी लिखना होगा, वृत्तीय इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि कई बार आप फिगर देखते हो ऐसे बना हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ऐसे बना दिया जाता है, आपको तिरछा दिखाया जाता है, असल में वो रहता वृत्त ही है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर लिखना कि जो कुंडली है वो तो किसी भी आकार की ऐसे मोड़ के नहीं बनाना है। किस आकार का? वृत्तीय धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर का मतलब वृत्तीय। ये भी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक। हाँ, तो कुंडली कैसी है बेटा? वृत्ताकार है। वृत्ताकार है तो ये उसकी त्रिज्या ही तो हुई, केंद्र से परिध को मिलाने वाली रेखा। इसको हम लोग क्या मान लें? आर मान लें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा ये आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो ये आर और ये डी एल, इन दोनों के बीच का कोण आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो बेटा, इन दोनों के जो बीच का कोण होने वाला है वो असल में 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? क्योंकि हम सब जानते हैं जो त्रिज्या होती है परिध पर लंब होता है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? परिध पर लंब होता है। तो अगर हम डी एल को ऐसे खींचेंगे, ये बात समझ में आ रही है, और आर आपका क्या होगा? ये। तो इन दोनों के बीच का कोण बताना बेटा 90 डिग्री ही तो होगा। ये आर हो गया और ये डी एल हो गया। तो यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा की जगह पर 90। बात समझ में आ रही है? अपॉन, हाँ बेटा, आर क्या होता है? अल्पांश से बिंदु पी को या फिर जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो आप देखना अल्पांश से बिंदु ओ को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी? आर। तो आर, और वर्ग था तो वर्ग, यहाँ पर बताएंगे। यस, थीटा कितना है बेटा? 90। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सारी वैल्यू रख दिए, बात खत्म। सॉल्व करते हैं और आंसर लेते हैं। तो डी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, बातचीत नहीं बेटा, आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 है ना, 1 से गुणा कराओगे इतना ही रहेगा, अपान आर। ये मिल गया बेटा डीवी की वैल्यू आपको। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूरे धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये पूछा है। तो हम लोग क्या करें? इसी का समाकलन कर दें, या फिर कह सकते हो कि इस अल्पांश के कारण इस पर डी भी आया, इस अल्पांश के कारण भी डी भी आएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, अगर इसमें बचा ही क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट होता है, धारा आई जितना इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है उतना इसमें भी। बात समझ में आ रही है? आर जितना इससे दूरी है उतना ही इस अल्पांश से भी दूरी होगा बिंदु की, सब कुछ बराबर होगा। डीएल लंबाई उसकी भी डीएल इसकी भी डीएल। तो कह सकते हो जितना चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश के कारण इस पर होगा उतना ही इसके कारण, उतना ही इसके कारण, ऐसे जितने भागों में बांट के रखे हो सबका, सबके कारण उतना ही होगा। तो हम लोग क्या करें? इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीवी
इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी, ऐसे जोड़ते चलो, डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी, ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। बात समझ आ रही? और जब पूरा हम जोड़ लेंगे पूरे अल्पांश के कारण, तो उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं ना, अब संपूर्ण धारावाही कुंडली, संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण ओ पर, ओ क्या है बेटा? केंद्र ना, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसको हम लोग V से लिखेंगे, और V इज इक्वल टू होगा क्या? आप सभी जानते हैं, समेशन dV, यानी इसको हम जोड़ देंगे, सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब क्या हुआ? जोड़ लेंगे। आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, जो बोलो वही करवा दो। इंटीग्रेशन ऑफ dV, हम सभी जानते हैं बेटा, dx का समाकलन x, dy का तो dv का, बात समझ में आ रही है? ये होगी। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, हम c नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिट है। हम इसको जोड़ेंगे कहाँ तक? बस केवल इसी की लंबाई के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर c नहीं जोड़ेंगे। देखना, वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, dv की वैल्यू कितना है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। हाँ, जो चीज़ कांस्टेंट है बेटा उसको बाहर करिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई, सबसे पहले तो यही कांस्टेंट है। और देखना, विद्युत धारा, धारा तो उतना ही प्रवाहित हो रहा ना प्रवीण, तो उसको भी बाहर करेंगे, और बटे आर स्क्वायर, ये भी तो त्रिज्या है ना, भी कांस्टेंट बाहर करेंगे। अंदर केवल क्या बचेगा बेटा? dl। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर यल तो होगा, dx का x, dy का y, dv का v, तो dl का यल। लेकिन उस यल की लंबाई आप सब जानते हो, मैं आपको बताता हूँ। इसकी लंबाई कितनी थी बेटा? dl, इसकी भी। ऐसे जोड़ते चल रहे हो, इंटीग्रेशन का मतलब योग, जोड़ रहे हो है ना, तो अल्पांश को जोड़ते चलो ऐसे ऐसे, और जब पूरा जोड़ लोगे तो आपको मिलेगा क्या? एक वृत्त मिलेगा, वृत्त ही तो मिलेगा, और उसी वृत्त की जो परिधि की लंबाई है वही यल के बराबर। परिधि के छोटे छोटे हिस्से को जोड़ रहे हो, और जब पूरा जोड़ लिए तो किसके बराबर मिलेगा? परिधि की लंबाई के बराबर। तो वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई आर। तो इसलिए इस वृत्त की जो परिधि होगी बेटा 2 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। आर त्रिज्या है तो आर लिखेंगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू कितना आएगा? 2 पाई आर। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। थोड़े से जगह की जरूरत होगी। बस हाँ बेटा ध्यान देना, इधर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू 2 पाई आर। यहाँ से देखना बेटा, पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 दूनी, और r से इसका वर्ग कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या? v इज इक्वल टू म्यू नॉट, अंश में क्या बचा? आई, और हर में
2 और R, यही तो बचा है। ओके, इतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसमें आप क्या नहीं जानते हो, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है ना। ओके, तो पता है। आई क्या है, लूप में प्रवाहित धारा। आर क्या है, उसकी त्रिज्या। बस दो ही चीज हमको चाहिए यहाँ पर, क्या कि इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, और दूसरी चीज चाहिए कि उसकी त्रिज्या कितना है। बस हम बता देंगे उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। बढ़िया है ये चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ लेकिन रुको, धैर्य रखो। अभी देखो इस कुंडली में एक ही फेरा है। मान लो कोई ऐसी कुंडली बना रहे हो जिसमें ऐसे फेरे लपेटते चले जा रहे हो, 10 फेरे, 15 फेरे, 20 फेरे, बात समझ में आ रही है। तब उसके, अब प्रत्येक फेरे में तो धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्रवाहित करोगे तो प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होगी, तो उसके कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बहुत आसान है, एक नियम लगा दो। एक फेरे के कारण, ध्यान देना बेटा, एक फेरे के कारण बी, तो 2 फेरे के कारण, बिल्कुल सही, 2 गुणे बी। 3 फेरे के कारण 3 गुणे बी, तो मान लो n फेरे हैं तो n गुणे बी। हो गया डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यदि कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या n फेरे हैं। हमने मान लिया कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, तो एक फेरे थे तो 1 गुणे भी, 2 फेरे थे तो 2 गुणे उतना, है ना, और n फेरे हैं तो n गुणे इतना। इसलिए तब V इज इक्वल टू, यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट, n से गुणा करा देंगे तो n I अपॉन 2R, ये याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसकी डायरेक्शन बताओ, बड़ी खुश है। इसकी दिशा बताओ, केंद्र पर किधर की ओर हो। इतने सारे नियम पढ़े हो तो बताओ, बताओ। लंबवत किधर की ओर, इधर की ओर। अरे हाँ सर, तुम क्या कर रहे हो, इसको बुला रहे हो। चलो ठीक है, देखो नियम लगा के देखते हैं बेटा। आप सभी जानते हो, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा बाहर की ओर ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट, क्या आएगा बेटा, ये डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र बी। और आसान है, मैंने वृत्तीय पथ पर अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके लिए बताया है। अपने दाहिने हाथ की हथेली को, उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ो कि मोड़ी हुई उंगलियां उस वृत्तीय पथ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में हो, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा उसके केंद्र पर। तो केंद्र पर बता रहा है, नहीं बता रहा है, ऐसे करो, अंगूठा बाहर की ओर, बाहर की ओर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, अगर धारा उल्टा प्रवाहित कराते इधर की ओर तो हम लोग ऐसे करते हैं, अंगूठा अंदर की ओर, या फिर हम लोग ऐसे हथेली फैलाते हैं, धारा इस दिशा में और फैली उंगलियां बिंदु की ओर, तो हथेली से धक्का देने की दिशा अंदर, तब ये हो। तो दिशा भी जान गए, एक अनुप्रयोग भी जान गए। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो, कितना आसान है, कुछ इसमें है ही नहीं। एक अल्पांश के कारण ज्ञात करो, जोड़ लो, चुंबकीय क्षेत्र।